एक नए वीडियो लेक्चर में एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, व्यस्त हो और जबरदस्त हो। तो आइए शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला इनकरेक्ट सेंटेंस है, यू हैव 4 शिप्स। तुम्हारे पास 4 भेड़ हैं। इसमें क्या क्या एरर है, इसमें कहाँ एरर है? यू हैव 4 शिप्स। एक्चुअली में बात यह है, यहाँ पर शिप्स नहीं होना चाहिए। शिप का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म अर्थात एक वचन रूप और बहुवचन रूप दोनों सेम रहते हैं, दोनों समान रहते हैं। उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, यू हैव 4 शिप। यू हैव 4 शिप, ना कि शिप्स। शिप्स कभी नहीं होता है, शिप। यू हैव 4 शिप। अब जाकर यह हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। तुम्हारे पास 4 भेड़ हैं। कभी भी अगर 5 शिप्स आए तो आपको 5 शिप लिखना है। 6 शिप्स आए तो 6 शिप लिखना है। 7 शिप्स आए तो 7 शिप लिखना है। 8 शिप्स आए तो 8 शिप लिखना है। 9 शिप्स आए तो 9 शिप लिखना है। 10 शिप्स आए तो 10 शिप लिखना है। अच्छा, इसके साथ मान लीजिए अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में अर्थात कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, ऐसे अगर प्रयोग किया गया है कि 5 शिप्स आर स्लीपिंग, तो आप करेक्ट सेंटेंस कैसे लिखेंगे? 5 शिप्स आर स्लीपिंग। यह इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा 5 शिप आर स्लीपिंग। जैसे मान लीजिए लिखा गया है, इनकरेक्ट सेंटेंस में दिया गया है 4 ships are sleeping। 4 ships are sleeping, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा 4 शिप आर स्लीपिंग। जैसे लिखा गया है 9 ships वर प्लेइंग या 9 ships वर ग्रेजिंग, तो आप कैसे लिखेंगे? 9 शिप वर ग्रेजिंग, ऐसे करके लिखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा गया है 4 शिप्स आर प्लेइंग, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा 4 शिप आर प्लेइंग। जैसे लिखा गया है 5 शिप्स हैव स्लेप्ट, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा 5 शिप हैव स्लेप्ट। कहने का तात्पर्य है कभी भी शिप्स नहीं होता है, शिप होता है। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों रूप में, एक वचन रूप में और बहुवचन रूप में शिप ही रहता है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शिप में कभी एस मत लगाइएगा। यू हैव 4 शिप। चलिए दूसरा सेंटेंस है, आई एम गुड इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। इसमें कहाँ एरर है? मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं की अंग्रेजी तो इन होती है, आई एम मैं हूं, गुड अच्छा, इंग्लिश में अंग्रेजी में, अंग्रेजी में अच्छा हूं, सब तो सही है। इसमें भी एरर है। यही अंग्रेजी की खूबसूरती है, यही इंग्लिश की ब्यूटी है। कहने का तात्पर्य है, जब आप किसी प्रोफेशन में अच्छे होते हैं, किसी व्यवसाय में अच्छे होते हैं, किसी सब्जेक्ट, किसी विषय में अच्छे होते हैं, तो वहां पर मैं के लिए इन नहीं बल्कि एट का यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आई एम गुड एट इंग्लिश। आई एम गुड एट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। आई एम गुड एट इंग्लिश। बस हो गया, सही हो गया, हमारा करेक्ट सेंटेंस बन गया। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में अच्छा हूं। चलिए, जैसे मान लीजिए आप कुकिंग में अच्छे हैं, आप प्लेइंग में अच्छे हैं, जंपिंग में अच्छे हैं, सिंगिंग में अच्छे हैं, ड्राइंग में अच्छे हैं, तो किसी भी प्रोफेशन में जब आप अच्छे हैं तो वहां पर एड का यूज होता है, मे का यूज, इन का यूज नहीं होता है, इन प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए, जैसे मान लीजिए मैं मैथ में अच्छा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम गुड एट मैथ। मैं साइंस में अच्छा हूं, मैं विज्ञान में अच्छा हूं। आई एम गुड एट साइंस। जैसे वह अंग्रेजी में अच्छी है, वह अंग्रेजी में अच्छी है, सी इज गुड एट इंग्लिश। तुम मैथ में अच्छे हो, यू आर गुड एट मैथ, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। चलिए, तीसरा सेंटेंस है, डियर्स आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो। अर्थात इसमें क्या एरर है? इसमें कहाँ एरर है? डियर्स नहीं होता। जैसे शिप का सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म शिप ही रहता है, शिप ही होता है, किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक वैसे ही डियर का डियर ही रहता है, डियर का डियर्स नहीं होता। सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में डियर ही रहता है, तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा, बस हो गया। डियर आर, डियर आर, डियर आर वॉन्डरिंग, WANDRING,
DERING, डियर आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, मतलब कहने का तात्पर्य है डियर आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, हिरन इधर उधर घूम रहे हैं या हिरन इधर उधर भटक रहे हैं। कहने का मतलब होता है, वॉन्डरिंग का मतलब होता है घूमना फिरना भटकना। तो डियर आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का हिंदी में मतलब होता है यहाँ वहां या इधर उधर। डियर आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो, हिरन इधर उधर भटक रहे हैं, हिरन इधर उधर घूम रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है, या हिरण इधर उधर घूम फिर रहे हैं, या हिरण इधर उधर घूम रहे हैं। डियर आर वॉन्डरिंग टू एंड फ्रो। चलिए, तो डियर्स का डियर्स नहीं होता, डियर ही रहता है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म, एक वचन रूप और बहुवचन रूप, दोनों रूप में डियर ही रहता, परिवर्तन नहीं होता। चलिए, अमन बीट्स मी बाय ए स्टिक, इसमें क्या है, अमन बीट्स मी बाय ए स्टिक, ऐसे नहीं होगा, अमन बीट्स मी विद अ स्टिक, विद का प्रयोग होगा। अमन अमन बिट्स अमन बिट्स मी विद अ स्टिक, अमन बिट्स मी विद अ स्टिक। कहने का तात्पर्य है अमन मुझे पीटता है, विद अ स्टिक मतलब एक छड़ी से। यहाँ बाई का प्रयोग करना गलत है, बाई का प्रयोग होगा ही नहीं, बाई का प्रयोग यहाँ पर गलत है, अर्थात यहाँ पर बाई गलत है, बाई के जगह पर विद होना चाहिए। छड़ी से, चाकू से, कुल्हाड़ी से, कलम से, सब जगह विद आएगा। छड़ी से, चाकू से, कलम से मतलब पेन से, कलम से वही है, पेन का मतलब कलम लेखनी, कलम से, चाकू से, छड़ी से, तो सब जगह कुल्हाड़ी से, तो विद का प्रयोग आएगा, उसके साथ प्रीपोजिशन विद आएगा, तो बाई नहीं विद। अमन बिट्स मी, अमन मुझे पीटता है, विद अ स्टिक एक छड़ी से, अमन मुझे एक छड़ी से पीटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू अप्रूव विद माई आइडिया, देखिए इसके साथ अप्रूव के साथ विद नहीं आता, इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ऑफ, तो सही हो जाएगा, सही सेंटेंस हमारा बनेगा डू यू अप्रूव, डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया, ऑफ माई आइडिया, IDEA आइडिया। कहने का तात्पर्य है डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया, अर्थात क्या आप मेरे राय से, या फिर कहने का तात्पर्य क्या आप मेरे विचार से, आइडिया का मतलब विचार होता है, क्या आप मेरे विचार का अनुमोदन करते हैं। अप्रूव का मतलब होगा अनुमोदन करना, इसके कई अर्थ होते हैं, प्रशंसा करना भी होता है, मंजूर करना भी होता है, स्वीकार करना भी होता है, स्वीकृति देना भी होता है, अनुमोदन करना भी होता है, पसंद करना भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है, एक हिंदी को लेकर हम चलेंगे, डू यू अप्रूव ऑफ माई आइडिया, मतलब क्या आप मेरे विचार का अनुमोदन करते हैं, या क्या आप मेरे विचार को पसंद करते हैं, क्या आप मेरी राय को पसंद करते हैं, या क्या आप मेरे विचार का अनुमोदन करते हैं। चलिए, तो अप्रूव के साथ ऑफ आना चाहिए, अप्रूव वर्ड के साथ, अप्रूव शब्द के साथ विद नहीं बल्कि ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए, डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क, इसमें क्या है, प्राइड के साथ ऑफ नहीं आएगा, प्राइड के साथ, प्राइड वर्ड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इन आएगा, प्राइड के साथ हमेशा इन का प्रयोग किया जाता है, प्राइड इन, डू यू टेक प्राइड इन, हाँ प्राउड के साथ आपका, जैसे मान लीजिए बोला जाता आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, तो प्राउड के साथ तो ऑफ आता है, प्राइड के साथ ऑफ नहीं आता, प्राउड के साथ ऑफ आता है, प्राइड के साथ इन आता है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, डू यू टेक, डू यू टेक, डू यू टेक प्राइड इन, प्राइड, डू यू टेक प्राइड, डू यू टेक प्राइड इन, यहां पर इन आ जाएगा, डू यू टेक प्राइड इन योर, डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क, इन योर वर्क। करेक्ट हो गया हमारा सेंटेंस, हमारा इनकरेक्ट से करेक्ट सेंटेंस बन गया, इनकरेक्ट सेंटेंस से करेक्ट सेंटेंस हमारा बन गया, डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क,
कहने का तात्पर्य है डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। हिंदी में इसका अर्थ हो जाएगा, हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा क्या आप अपने कार्य पर गर्व महसूस करते हैं। टेक प्राइड का मतलब होता है गर्व महसूस करना। क्या आप अपने कार्य पर गर्व महसूस करते हैं। डू यू टेक प्राइड इन योर वर्क। तो अप्रूव के साथ विद नहीं ऑफ, और प्राइड के साथ ऑफ नहीं इन। चलिए, ही इज गोइंग टू होम, इसमें क्या एरर है, कहाँ एरर है इसमें। ही इज गोइंग टू होम सब तो सही है, इसमें भी एरर है। यही है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे शुभचिंतक, यही है इंग्लिश की ब्यूटी, अंग्रेजी की खूबसूरती यही है। लगता ही नहीं है कि यहाँ एरर है, यहाँ गलती है, लेकिन अंग्रेजी की ब्यूटी, अंग्रेजी की सुंदरता यही है। सारी सुंदरता इसके अंदर समाई हुई होती है, समाहित होती है। ही इज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है। टीचर्स को भी आपने पढ़ाते हुए, स्पीकिंग करते हुए, राइटिंग करते हुए या लिखते हुए, रीडिंग करते हुए सब जगह आपने सुना होगा। टीचर्स भी ऐसा बोल देते हैं, पढ़ देते हैं, सुना देते हैं, लिख देते हैं या आपको बता देते हैं वह घर जा रहा है। ही इज गोइंग टू होम, लेकिन यह सेंटेंस अपने आप में गलत है। ही इज गोइंग टू होम ऐसे नहीं होता। होम के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया ही नहीं जाता है। किसी भी, टू का ही नहीं, किसी प्रीपोजिशन का यूज, किसी भी संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग होम के साथ नहीं किया जाता है। तो ही इज गोइंग होम होगा, ही इज गोइंग होम। आज के बाद मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप यह गलती नहीं करेंगे, होम के साथ टू नहीं लगाएंगे। ही इज गोइंग होम, बस हो गया। ही इज गोइंग होम, वह घर जा रहा है। होम के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। आई एम गोइंग टू होम नहीं, आई एम गोइंग होम। यू आर गोइंग टू होम ऐसे नहीं होगा, यू आर गोइंग होम। बस चलिए, गर्मी तो बहुत है, इट इज एक्सट्रीमली हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है समझ लीजिए। लेकिन मैं क्लास ले रहा हूँ आपका, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं बच्चों के लिए हाजिर हूँ, मैं बच्चों के लिए हर समय मौजूद रहूँगा। पढ़ाई की, अध्ययन अध्यापन का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि वहाँ जी तोड़ मेहनत करनी होती है। इतनी मेहनत करनी होती है, इतनी मेहनत करनी होती है कि शायद उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। अध्यापन के क्षेत्र में या अध्ययन के क्षेत्र में, टीचिंग हो या लर्निंग हो, मेहनत तो करनी पड़ती है। मेहनत तो मेरे भाई हर क्षेत्र में करनी पड़ती है। बिना मेहनत किए इंसान को सफलता नहीं मिलती है। चलिए, ऑल्दो दे आर पुअर बट दे आर ऑनेस्ट, यद्यपि वे लोग गरीब हैं लेकिन वे लोग ईमानदार हैं। इसमें क्या एरर, इसमें कहाँ एरर है। एक्चुअली में बात यह है, ऑल्दो के साथ बट नहीं आता। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि या यद्यपि, इसके साथ बट का यूज नहीं आता, बट नहीं आता, बट आता ही नहीं है। इसके साथ, ऑल्दो के साथ आता है यट, YET, यट आता है। ऑल्दो, ऑल्दो, ऑल्दो या दो, मान लीजिए केवल दो रहे तभी भी, दो का मतलब ही होता है यद्यपि, हालांकि। ऑल्दो का मतलब ही होता है यद्यपि। तो ऑल्दो, यद्यपि, ऑल्दो, ALTHOUGH, although they are poor, although they are poor, although they are poor, बट नहीं आएगा, इसके साथ आएगा यट, YET, यट। फिर भी, इसका मतलब होता है फिर भी, फिर भी। although they are poor, यट, बट के जगह पर यट आएगा। they are honest, बस हो गया। they are honest, they are honest, मतलब एक और तरीका है, इनकरेक्ट से करेक्ट सेंटेंस बनाने का इसका एक और तरीका है, एक और विधि है, एक और मेथड है। कैसे, ऑल्दो दे आर पुअर, यद्यपि वे लोग गरीब हैं, यट, फिर भी, दे आर ऑनेस्ट, वे लोग ईमानदार हैं। यद्यपि वे लोग गरीब हैं, फिर भी वे लोग ईमानदार हैं। देखिए, ऑल्दो के साथ बट का यूज कभी मत करिए, गलत माना जाएगा। लेकिन ऑल्दो के साथ यट का यूज होता है। एक और नियम है, अगर यट का भी यूज आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा, अर्थात अल्प विराम का चिन्ह लगाना होगा, अल्प विराम, यहाँ पर आपको कॉमा लगाना होगा, बस हो गया, सही हो जाएगा। लेकिन कॉमा लगेगा तो यट भी नहीं लगेगा। अगर कॉमा लगा दिए तो यट वहां पर वर्ड लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे
तो यट लिखना पड़ेगा, लेकिन बट नहीं आएगा। अगर यट नहीं लिखना चाहते तो यहाँ कामा लगा दीजिए। कामा लगाने के बाद बाकी बचे हुए सेंटेंस को, बाकी बचे हुए वर्ड को जैसे कहते तैसे लिख दीजिए, बस हो गया। चलिए, तो ऑल दो दे आर पुअर यट दे आर ऑनेस्ट, कभी भी बट नहीं आएगा, ऑल दो के साथ बट नहीं आएगा। या ऐसे बोल सकते हैं ऑल दो दे आर पुअर, यहाँ कामा लगा दीजिए, ऑल दो दे आर पुअर कामा लगा के, ऑल दो दे आर पुअर कामा लगा दीजिए, उसके बाद दे आर ऑनेस्ट, बस हो गया। चलिए, नौवां हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है आई एम नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स विद हिम। टॉकिंग टर्म्स नहीं होता ना, ऐसे तो भैया होता ही नहीं है, टॉकिंग टर्म्स नहीं होता। फिर क्या होता है? स्पीकिंग टर्म्स, स्पीकिंग टर्म्स। आई एम नॉट ऑन, आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, SPEAKING, स्पीकिंग टर्म्स, TERMS, टर्म्स विद हिम, विद हिम मतलब मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स विद हिम, मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, या मेरी उससे बातचीत नहीं है, मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी उससे बोलचाल नहीं है, मेरी उससे बातचीत नहीं है, मैं उससे नहीं बोल रहा हूँ, या मैंने उससे बोलचाल बंद कर दिया है। तो टॉकिंग टर्म्स नहीं होगा, स्पीकिंग टर्म्स। मैं उससे नहीं बोल रहा हूं, मेरी उससे बोलचाल बंद है। आई हैव हेडेक, इसमें कहाँ एरर है? इसके साथ अ लगाना पड़ेगा, बस हो गया, इतनी सी बात है। करेक्ट सेंटेंस बनेगा आई हैव अ हेडेक, HEAD, आई हैव अ हेडेक, ACHE। इसका मतलब होता है आई हैव अ हेडेक मतलब मुझे सिर दर्द है, मुझे सिर दर्द है। आई हैव अ हेडेक, बस हो गया। तो आशा करता हूं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक का तीसरा वीडियो, ये मेरा तीसरा वीडियो था। इसके पहले मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस टॉपिक पर। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, CGL, CHSL, बैंक CPO, क्लर्क, और यहाँ तक कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है, और 12वीं की परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।